चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ ग्राफ मैंने आपको बताया, ये ग्राफ बताया कि ये एसएचएम का एक्स का ग्राफ है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसी तरह का एक ग्राफ वेलोसिटी का भी बन गया। अब देखो एक्स का ग्राफ अगर ए साइन ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने लिखा ए साइन ओमेगा टी था, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा dx बाई डी टी, और वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यस सर, ये आप पढ़ा चुके हैं। तो ये ग्राफ कॉस का है और 90 डिग्री पीछे खींच देने से ये ग्राफ मिल जाता है। 90 डिग्री लेफ्ट में खींच दो, एक्स का ग्राफ को 90 डिग्री लेफ्ट में खींच दो, वेलोसिटी का ग्राफ आ जाएगा। जो भी एक्स का ग्राफ है, एक्स टी के ग्राफ को इज पुल्ड 90 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट, then we get VT ग्राफ। याद कर लेना, लिख लेना। आप एक बार चेक करो, XT ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, और VT ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। मतलब इस ग्राफ को अगर ये 90 डिग्री का जो फेज है, मतलब जिसमें साइन 0 से 1 होता है, इतने एंगल को, इतनी जगह को 90 डिग्री का फेज कहते हैं, उतना एंगल पीछे खिसका दिया, पीछे खिसका दिया लेफ्ट में, तो आप कहेंगे जी ये इक्वेशन हो गया वेलोसिटी का। जो भी ग्राफ एक्स का दिया है, उस ग्राफ के सांप को थोड़ा सा पीछे 1/4, ये जो 90 डिग्री है ना, इतना 1/4, देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, पूरा 360 यानी 2 पाई है, तो π/2 फेज पीछे खींच दो लेफ्ट में, आपको जो ग्राफ दिखेगा वह वेलोसिटी का हो जाएगा। ये देखिए, देख रहा है, ये इनिशियल वाला पॉइंट जो यहां था उसको थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका दिया, तो हाईएस्ट वाला पॉइंट शुरुआत में आ गया। ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी का ग्राफ है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा है, यहां पर वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा है। तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर कितना है? मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर ए ओमेगा है, इसको याद कर लो। और ये कहां पे आता है? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, एट मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, ऐसे एसएचएम कर रहा है, अभी फेज समझ में आ जाएगा, लेकिन ग्राफ समझ लो पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जितना भी टाइम लगाएंगे उतना खिंचता ही जाएगा मामला। एक बार वेलोसिटी का मैंने लास्ट क्लास में फंक्शन बताया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन बताया। यहां पे प्लस माइनस है, ये ग्राफ ये रहा, इसको बोलते हैं एलिप्स। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इस तरह की इक्वेशन जो होती है उनको एलिप्स कहते हैं। ये देखो ऐसे, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स। शेप जो है एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल का मतलब है कि ये सर्कुलर नहीं है, थोड़ा ऐसे डिस्टॉर्टेड सर्कल है। अगर वेलोसिटी का वैल्यू ए ओमेगा मैक्सिमम है और यहां पे अपोजिट में माइनस ए ओमेगा है, यानी कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे होगा तो उसका वेलोसिटी ए ओमेगा होगा। पार्टिकल मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ये ऐसा पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे जब क्रॉस कर रहा था तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, और जब x इक्वल टू प्लस ए पे पहुंचेगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देखो वेलोसिटी यहां पे ए ओमेगा, जैसे जैसे आगे जा रहा है x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू घट रहा है, और x इक्वल टू प्लस ए होते होते वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद पार्टिकल पीछे आने लगेगा लेफ्ट में,
लेफ्ट का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और ये फिर से मीन पोजीशन को यहां पे क्रॉस कर रहा है, लेकिन अब की वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा है। अब माइनस ए ओमेगा से जाएगा तो फिर से वेलोसिटी माइनस ए पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएगी, तो ये माइनस ए पे जीरो, फिर माइनस ए से वापस लौटेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि वेलोसिटी फिर से बढ़ के ए ओमेगा हो जाएगी। तो ये एलिप्टिकल पाथ नहीं है, वेलोसिटी और एक्स के फंक्शन का शेप एलिप्टिकल है। पाथ एलिप्टिकल नहीं है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वेलोसिटी और एक्स के साथ जैसे बदल रही है वो शेप एलिप्टिकल है। ऐसे ही एटी ग्राफ भी है। एटी ग्राफ हमने वेलोसिटी का फंक्शन लिखा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन बन गया। ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि वेलोसिटी का फंक्शन कॉस में लिखा था अभी, उसको डिफरेंशिएट करा तो ये फाइल माइनस साइन में आ गया। ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के साथ ऐसा ग्राफ बन गया। अगर इस समय आप एक्स का ग्राफ याद करें तो एक्स का ग्राफ ऊपर वाला था, ये ऐसे था। एक्स का ग्राफ ऊपर वाला था, मतलब जैसा एक्स का ग्राफ ऊपर है वैसा ही एक्सेलरेशन का ग्राफ नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन और एक्स में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा रिलेशन मैंने लिखा भी था। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। मतलब अगर एक्स का ग्राफ ऊपर है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ वैसा ही नीचे चलेगा, जब एक्स नीचे है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऊपर चलेगा। चलिए ट्राई करते हैं। एक ग्राफ बच्चों और बना लेते हैं, वो है एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ। एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसे। एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जाएगा और एक्स का वैल्यू प्लस ए से माइनस ए के बीच में बदलेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल गया ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। इसमें एक्स का वैल्यू बढ़ाने से एक्सेलरेशन नहीं, नेगेटिव स्लोप है इसका, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जल्दी से कर लो। एक्सेलरेशन जीरो मीन पोजीशन पे होगा क्योंकि मीन पोजीशन ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यानी कि अगर जैसे पेंडुलम होता है उसको मीन पोजीशन पे छोड़ दो तो अपने आप ऑसिलेट नहीं होता, वहां पे फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अगर डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाता है। अच्छा, यहां पे ए स्क्वायर से डिवाइड कर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन में ए स्क्वायर था। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखना ध्यान से, इसमें जो जो चीज है उनका बस आंसर निकला है। लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। आपको बस पहचानना है और कंपेयर करना है। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे हमारा फंक्शन होता है। इससे एक एक चीज कंपैरिजन करो। पूछा है राइट डाउन एम्पलीट्यूड, अगर कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू 5 आ जाएगा। यहां पे साइन के आगे जो नंबर लिखा रहता है वही एम्पलीट्यूड होता है। दूसरा टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड में हमको ओमेगा का वैल्यू तो पता चल गया पाई, लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा की जगह पाई लिख देंगे तो 2 पाई अपॉन पाई हो जाएगा और तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2 सेकेंड्स आ जाएगा। दूसरा अब पूछा है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बोला ए ओमेगा होता है। ए का वैल्यू है 5 और ओमेगा का वैल्यू है पाई। इसको यूनिटरी में मतलब यूनिट ऐसा यूनिट में डाल दिया मीटर पर सेकेंड।
ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। तो मैंने x के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी का फंक्शन बनेगा, लेकिन पाई बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पाई cos पाई t प्लस पाई बाई 3। अब एट t इक्वल टू 1 करने के लिए इसमें t की जगह 1 रख देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 5 पाई cos पाई प्लस पाई बाई 3। cos पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस 5 cos पाई बाई 3 हो जाएगा, और cos पाई बाई 3 cos 60 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो माइनस 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकेंड ही लिख, बोलो। यानी फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, हैज मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी ए ओमेगा का वैल्यू वी नॉट है। अब पूछा फाइंड इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट ए बाई 2। वेलोसिटी का फंक्शन होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का वैल्यू पता लगाना है, ओमेगा का वैल्यू हमने लिख दिया वी नॉट अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह दिया है ए बाई 2, तो एक्स की जगह ए बाय 2 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो वी नॉट अपॉन ए इंटू रूट 3 ए बाई 2 आ गया, ए से ए काटा, आंसर आ गया रूट 3 वी नॉट बाई 2। ये वेलोसिटी का आंसर आया। कोई समझा क्या? ये सवाल, पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड ट्रिपल्ड at the instant that it is at 2a by 3 from equilibrium position। यानी at x equal to 2a by 3 पहले हम स्पीड निकालते हैं और फिर उसको ट्रिपल कर देंगे। तो वेलोसिटी का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 2a by 3 रख देता हूं, तो आया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 9, यानी कि आया रूट 5 ए ओमेगा बाय 3। ये वो वेलोसिटी है जो ट्रिपल होने के पहले है, बिफोर। मैंने इस वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, तो वेलोसिटी नाउ विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर। तो बिफोर वाले वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया रूट 5 ए ओमेगा। अब जब नया वेलोसिटी आ गया तो नए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या A1 स्क्वायर कर देते, चलो इसको डैश 12 जैसा लग रहा है। अब A1 क्यों लिख दिया? क्योंकि नया वेलोसिटी हो गया तो नया एम्पलीट्यूड हो गया, नया वेलोसिटी हो गया तो नया एम्पलीट्यूड, तो वेलोसिटी नाव वाला लिख दिया, तो एम्पलीट्यूड भी नाव वाला अलग बनेगा। अब नए एम्पलीट्यूड पे जाएगा। सोचो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, जब वो कर रहा था तो तुमने एक झापड़ मार दिया, तो तुमने देखा अरे यार थोड़ा ज्यादा दूर जाके एसएचएम करने लगा। पहले छोटा एसएचएम कर रहा था, जब वो चल रहा था तो तुमने एक झापड़ मारा तो वो और आगे तक चला गया, बड़े एसएचएम करने लगा। तुमने कहा यार हम एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे रहे, तो एम्पलीट्यूड बदल जा रहा है। ओमेगा नहीं बदल रहा, एक्स नहीं बदल रहा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। अब इसमें वेलोसिटी की जगह नया वेलोसिटी लिख देंगे, विच इज रूट 5 ए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू 2a by 3 ही है। उसको सॉल्व करते हैं तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दिया, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। इसको देखा तो A1 स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू रूट 5a का होल स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर का वैल्यू आया 49a स्क्वायर बाय 9, तो इसका रूट कर दिया तो A1 का वैल्यू आया 49 का रूट होता है 7a बाय 3। ये हमारा आंसर है। इस सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर व्हेन पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा
ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैग्नीट्यूड लिखा, माइनस हटा दिया, मैग्नीट्यूड लिखा। बोल रहा है दोनों के वैल्यू बराबर कर दे, तो उसको उठा के यहां रख दो, वेलोसिटी के बराबर कर दो। ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ओमेगा से एक ओमेगा काट दिया, ओमेगा इंटू, जब कह रहा है एक्स का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो एक्स की जगह 4 लिख दिया, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होता है 9, और 9 का रूट होता है 3। तो हमारे लिए ओमेगा का वैल्यू आया 3/4। अगर ओमेगा 3/4 है तो टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम पूछा है, फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को जो लग दिया 3/4, आंसर आया 8 पाई बाय 3 टाइम पीरियड। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं जिसको मैं बोलता हूं गाड़ी चलाओ मेथड। यह हमारा केटी स्पेशल हो गया, लेकिन यह मेथड पकड़ने के लिए थोड़ी देर शांति के साथ, शांति को जानते होगे, उसको अपने साथ बैठा लो और शांति के साथ सुनो, शांति के साथ बैठो और सुनो केवल मैं क्या बता रहा हूं, उसको अपने दिमाग में भरो जो मैं बता रहा हूं, और जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको याद करने की कोशिश करो। तो थोड़ी देर के बाद बगल से शांति को बुला लो, किसी शांति का जानते हो उसको बुलाओ, शांति इधर आओ, बैठो और शांति के साथ बैठ के सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको रिसीव करो और ऐसे बॉडी में तुम्हारे अंदर बैठ जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, तभी आपको यह मेथड समझ में आएगा। और उसके बाद इस मेथड का एक हायर वर्जन में कराऊंगा, विच इज मेथड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन, रिप्रेजेंटिंग एसएचएम इन सर्कुलर मोशन। ना, मैंने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिसके 2 साइड मतलब डबल रोड है, ऐसे एक सड़क होती है, बीच में डिवाइडर होता है, आपके पता नहीं आप किस गांव में रहते हैं, हमारे यहां तो ऐसा होता है, और दूसरी साइड भी सड़क होती है, बीच में डिवाइडर होता है। तो हमारी गाड़ी, अगर हम ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो डिवाइडर का यहां पे मतलब बीच में 2 सड़क के बीच में ऐसा एलिवेटेड बॉर्डर है जिससे गाड़ी टकरा के दूसरे साइड नहीं जा सकते। अगर हमको जाना पड़ेगा तो डिवाइडर में आगे कहीं रोड में बीच बीच में कट होते हैं, तो मैं गाड़ी ऐसे चलाऊंगा और फिर यहां से यू टर्न लेके वापस आऊंगा, फिर ऐसे यू टर्न, मतलब गाड़ी बीच में नहीं मोड़ सकते, यू टर्न लेना पड़ेगा। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास जो एसएचएम है उसमें मेरे पास एक कार है, कार, और वो कार इस रोड पे कहीं भी चलेगी, लेकिन टर्न या तो प्लस ए पे होगा या माइनस ए पे होगा। मतलब अगर कार इस तरफ चल रही है और मुझे कार को यहां पे पहुंचाना है इधर चलते हुए, तो ये कार यहां से यू टर्न लेके यहां नहीं आ सकती है, उसको पहले आगे ए तक जाना पड़ेगा, फिर यहां से यू टर्न लेके यहां आएगी। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो बात आपके दिमाग में बैठ पा रही है? अगर मान लीजिए कार से आप चल रहे हैं, तो आप कार से गए, अब आपको दोस्त तुम्हारा रोड के उस पार है, और कह रहा है यार उधर चलना है, उधर तुम गलत रोड पे हो, तो तुम क्या करोगे? कार को उठाओगे दूसरी रोड पे फेंक दोगे क्या? साइकिल नहीं है रे कि सर उठाया, ऐसे साइकिल को सर पे रखा और डिवाइडर ऐसे हमने जंप किया और भागते हुए अपने दोस्त के पास आ गए। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? तुमने बोलो रुको मैं आगे से आ रहा हूं यू टर्न लेके, तो आगे से यू टर्न लेके मतलब कहां से यू टर्न मिलेगा? या तो प्लस ए से मिलेगा या माइनस ए से, लेकिन रिवर्स नहीं चला सकते, हैवी ट्रैफिक वाला रोड है। आप ऐसे नहीं कि सर इधर घुमा लिया और फिर इधर से ले लेंगे, अरे नहीं, जिधर की तरफ तुम्हारी गाड़ी का मुंह है उधर ही चल सकते हो तुम, जबरदस्ती उल्टा नहीं आ सकते, ट्रैफिक पुलिस चालान काट देगा तुम्हारा। तो आपको क्या रूल्स ऑफ द रोड भी मैंने सिखा दिए,
आपको प्रॉपर तरीका भी बता दिया कि जब आप कार चलाएंगे तो कैसे चलाना है, और आपको यह भी आइडिया है लॉजिकली कि इसमें 2 ही कट हैं, रोड पे 2 कट हैं, लेकिन आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यू टर्न कहां से होगा, या तो प्लस ए से होगा या माइनस ए से। अब तुम राइट में चल रहे हो तो राइट वाला यू टर्न प्लस ए पे ही आएगा। उसके बाद अगर तुम इधर चल रहे होते, यानी ये पोजीशन 1 होती और यहां पोजीशन 2 होती, और हम कहते पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पहुंचो, तो तुम कहते भाई अभी तो सीधा चलेंगे और माइनस ए पे यू टर्न आएगा, उसके बाद मुड़ के 2 पे पहुंच जाएंगे। खेल समझ गए क्या? बस अगर आप समझ गए तो 4 चीजें हमको इस सवाल, इस कहानी से पता चलेंगी। 4 चीजें हमको पता। वी विल नो हाउ टू कैलकुलेट द फेज which is known as omega t plus 5. This total number is called phase. अगर हमारा इक्वेशन a sin ओमेगा t plus 5 है तो हम ओमेगा t plus 5 और phi दोनों को सॉल्व करेंगे। ओमेगा t plus 5 is called phase और phi is called, ये जो phi है, phi is called phase कांस्टेंट या इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर इसमें t की जगह 0 डाल दो तो ओमेगा t वाला टर्म गायब हो जाएगा, फेज की जगह बचेगा phi। तो यानी कि अगर t इक्वल टू 0 डाल देने पर जो फेज का वैल्यू आता है उसको बोल रहे इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज है, फेज करस्पॉन्डिंग टू phase corresponding to position at t equal to 0। यानी t इक्वल टू 0 डालने पे जो पोजीशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज बनेगा उसको बोलेंगे इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। अभी इसकी चिंता नहीं करनी है, अभी इस फेज को मैं आपको इस लाइन पर दिखाऊंगा, इन सारे फेज को इस लाइन पर दिखाऊंगा और फेज को आपको लेके अपने माथे पे चिपका लेना है। आज इसकी भयंकर प्रैक्टिस करनी है, मन में शाम तक सोचना है कि हम लोगों को अलग अलग पोजीशन पे क्या एंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको एंगल दिखने लगे बच्चों तो सवाल करने की स्पीड इतनी भयंकर बढ़ेगी आपकी कि आसान सवाल 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके दोस्त 10-10 मिनट लगाएंगे और फिर भी उनसे सॉल्व गलत होगा। लेकिन आप 2 सेकंड में सॉल्व करोगे या 1 सेकंड में सॉल्व करोगे अगर फेज आपके दिमाग में बस गए। कैसे बसाने हैं समझना ध्यान से। फेज की लाइन बना रहा हूं अब मैं, बहुत ध्यान से समझते चलना। कुछ भी और कर रहे हो तो अब मत करना। ये 3 पोजीशंस बड़ी हमारे को फेमस हैं। अगर x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है तो इधर वाला एक्सट्रीम प्लस a है और लेफ्ट वाला एक्सट्रीम माइनस a है, बिल्कुल बीच में है ये। इसके फेज को, इसके एंगल को मैं 0 डिग्री बोलता हूं। अब पहला फेज याद करना है। क्या याद किया? कि इनिशियल पोजीशन पे जो एंगल या फेज है उसका वैल्यू 0 डिग्री। इसको याद कर लेना अभी के लिए, अभी के लिए ये 0 डिग्री है। तो कोई बोलता है कि मेरा पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है तो तुम बोलोगे उसके इनिशियल फेज की पोजीशन 0 डिग्री है। उसका कितना एंगल है? 0 है। क्यों? देखो, अगर हम x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 लिखें और यहां पे x का वैल्यू 0 लाना चाहते हो तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग इस पूरे एंगल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0। इसको 0 डिग्री बोल दिया। ठीक है। अब सर जब आगे चलेंगे तो जब पार्टिकल का पोजीशन आगे बढ़ेगा तो अंदर का एंगल भी बदलना चाहिए। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू a साइन थीटा, इस पूरे जगह को एंगल बोल रहे हैं, इस पूरे एंगल को फेज कह रहे हैं। ये पूरा वैल्यू इज कॉल्ड फेज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू 0 रखने पर साइन थीटा का वैल्यू 0 आता है तो बताओ थीटा का कितना वैल्यू होना चाहिए जिससे साइन थीटा 0 आए? आप कह दो 0 वैल्यू होना चाहिए मिनिमम। अब ये 0 हो गया। मान लीजिए चलते चलते तुम a/2 पे पहुंच जाओ। इस ओमेगा t प्लस 5 को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा बोल रहा हूं, थीटा, और थीटा को फेज बोल रहे हैं। ये पूरे ओमेगा t प्लस 5 को लिखने के बजाय मैं थीटा लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा यहां, ध्यान से देखना, x इक्वल टू a साइन थीटा।
मान लीजिए हम पहुंच गए x इक्वल टू a बाई 2 पे, तो x की जगह जरा बच्चों a बाई 2 लिख के देखो, a से a कट जाएगा, आप कहेंगे सर साइन थीटा का वैल्यू अब हो गया 1/2, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो गया, आप कहेंगे साइन थीटा अगर 1/2 होता है तो एंगल 30 डिग्री होता है, यानी ये फेज का वैल्यू a/2 पे 30 डिग्री हो गया। तो यहां a/2 जहां पे लिखा है आपने, वहां पे एंगल का वैल्यू आप लिख दीजिए 30 डिग्री, मतलब आप इसको जब बनाएंगे 30 डिग्री। ऐसे ही बताओ अगर मैं a पे पहुंच जाऊं तो x इक्वल टू a साइन थीटा में अगर x की जगह a लिख दूं तो a साइन थीटा इक्वल टू a से a काटा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 आ गया। साइन थीटा 1 होता है तो थीटा कितना होता है, आप कहेंगे जी 90 डिग्री, तो मैंने a को लिख दिया 90 डिग्री का फेस, 90 डिग्री का फेस। फिर से यही लाइन बनाता हूं, ये लाइन बना दी। अब आप देखो कहानी खत्म होने वाली है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू प्लस a है, यहां पे x इक्वल टू माइनस a है। आपको माइनस प्लस की चिंता नहीं करनी है, यहां पे आपने 0 डिग्री लिख दिया, यहां 90 डिग्री लिख दिया, लेकिन बच्चों लल्लू टाइप बात मत करना, a/2 जहां पे है वहां पे 45 डिग्री नहीं है, वहां पे 30 डिग्री है, क्योंकि साइन थीटा से बन रहा है। अच्छा बताओ अगर हम a/√2 वाले पोजीशन पे होंगे तो फेस कितना होगा, तो आप कहेंगे यार a से a कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, तो 1/√2 के करस्पॉन्डिंग साइन का फंक्शन क्या होता है या थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 के करस्पॉन्डिंग। देखो लल्लू लोग और अच्छे लोगों में क्या डिफरेंस है, अगर मैंने बोला 0 पे 0 है और a पे 90 है तो a/2 पे क्या है, वो बोलेंगे यार 0 पे 0 a पे 90 तो a/2 पे 45, लल्लू हो तुम। अगर तुम साइन थीटा के फॉर्मूले से कर रहे हो तो आप कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो a/2 यानी साइन थीटा 1/2, a/√2 यानी साइन थीटा 1/√2। तो यहां पे मैंने 45 डिग्री लिख दिया। ऐसे ही मुझे एक और पोजीशन दी गई है √3a/2, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, आपने लिख दिया 60 डिग्री। ये सारे एंगल लिखना तभी अलाउड है जब 0 पे 0 लिखा है। अब ऐसे ही एंगल तुम अपोजिट में भी सेम नंबर लिख दो, बस ऐसे ही आप नंबर लिख दीजिए। तो आप अगर चल रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिकल एसएचएम में चल रहा होगा तो वो एक फेज से दूसरे फेज पे, दूसरे फेज से जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा उसके अंदर का एंगल इस तरीके से आपको बदलता हुआ इमेजिन करना है। तो अगर पार्टिकल 0 से चलते चलते a/2 पे पहुंच गया तो बताओ अंदर का एंगल, साइन फंक्शन के अंदर का एंगल विच इज कॉल्ड फेज, फेज कितना चेंज हो गया, आप बोलेंगे 0 से a/2 यानी 0 से 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री चेंज हो गया। अगर आपको ये एंगल बच्चों दिखाई दे रहा है, ये 4-5 एंगल ही इंपॉर्टेंट है और फेमस है, ये 4-5 एंगल इंपॉर्टेंट है। क्या ये 3-4 एंगल याद कर सकते हो? सर याद क्या करना, 1/2, 1/√2, √3a/2, इन सब के साइन थीटा हमें याद है, उससे थीटा भी हमें पता है क्या आता है। नेगेटिव पॉजिटिव मत लिखो, अरे यार मेरा मेथड है मुझे बताने दो, नेगेटिव पॉजिटिव मत लिखो, ऐसे देसी टाइप चलने दो ना, देसी टाइप चलने दो। अच्छा चलो, दो चीजें हैं, पार्टिकल आगे जाएगा, रुक के वापस आएगा, लेकिन एंगल वापस नहीं आएगा, समझना ध्यान से। पार्टिकल आगे जाएगा, ए से लौट के वापस आएगा, लेकिन एंगल वापस नहीं आएगा, एंगल बढ़ता ही जाएगा। तो फेज ओनली इंक्रीजेस विद टाइम। आप इसका फंक्शन भी देखो, फेज के फंक्शन को हमने ओमेगा टी प्लस फाई लिखा था, अगर इसमें टाइम बढ़ाते जाएं तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, फेज हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अब मैं आपको ये सब चीजों को थोड़ा सा करके बताता हूं कि आपको सवाल कैसा आएगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, याद रखिए ओमेगा फिक्स है तो फेज
बिटवीन टू पोजीशंस इज कवर्ड यूनिफॉर्मली इन एसएचएम। और बहुत ही जबरदस्त मेथड अब मैं आपको सिखा रहा हूं, फेज, हां टोटल फेज 360 हो जाएगा पूरे ऑसिलेशन का। देखो अगर मैं कहता हूं 0 से ए तक गए तो कितना फेज बदल गया, कितना फेज आगे चले गए। 0 से ए तो ए डिस्टेंस आगे चले गए, लेकिन एंगल में कितना बढ़ गया, एंगल कितना, फेज कितना बदल गया। 0 से ए में कितना फेज बदल गया। आप कहेंगे 0 पे 0 है, ए पे 90 है, 0 से 90 डिग्री बढ़ गया। फिर ए से 0 आए तो फेज कितना बदल गया। आप ये नहीं कहना सर 90 से 0 मतलब -90 हो गया, ना ना ना, 90 से 0 में डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री और ऐड कर दो। समझ गए क्या? आगे जाने पर भी फेज बदलने वाला ऐड कर दो और पीछे आने वाला फेज भी ऐड ही करना है। तो 0 से 90 का फेज डिफरेंस यहां है और 90 से 0 आने पर भी फेज डिफरेंस 90 है, तो 90 यहां पे चेंज हो गया और प्लस 90 और हो गया। अब यहां से माइनस ए जाए तो 0 से माइनस ए पे 90 हो गया और माइनस ए से 0 आए तो फिर से सर 90 हो गया। मतलब इतने गैप में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो जाने का 90 फिर आने का 90, जाने का 90 आने का 90, सर पूरे एक साइकिल में 360 डिग्री का फेज है, यह साफ दिखाई दे रहा है। पूरे एक साइकिल में 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यह साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम x = 0 से गाड़ी चलाना स्टार्ट किए ऐसे। फिर मैंने पूछा कि आप थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आप x = a/2 पे थे, यहां से चले, ये पोजीशन नंबर 1 है। थोड़ी देर बाद आप पोजीशन नंबर 2 पे दिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में जाते हुए। मैंने पूछा पहला सवाल, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब आपको तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 करना क्या है, आप पोजीशन 1 वाले गाड़ी को ऐसे चलाइए कि वो थोड़ी देर के बाद पोजीशन 2 वाली गाड़ी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने कहा सर हम देखो 1 से 2 गए, ये 1 से 2 में 2 पर 30 डिग्री का फेज है, तो क्या इनके बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है? नहीं। जो समझदार बच्चे हैं वो ये कहेंगे सर पहली बार जब गाड़ी यहां पहुंचेगी तो उसका वेलोसिटी राइट में हो, मतलब राइट की तरफ होगा, जबकि आपने पूछा है लेफ्ट में चलने वाला, तो इसको पहले यहां तक ले जाके यू टर्न मार के यहां आना पड़ेगा गाड़ी चलाओ से। यानी कि हमारा फर्स्ट वाला पार्टिकल हैज टू गो टू +a, देन टेक अ यू टर्न, देन कम टू दिस पोजीशन टू लुक लाइक दिस। तो आपने कहा सर यहां से किनारे तक गए, यहां तक तो 90 चलना पड़ा, और 90 वाले पोजीशन से 30 वाले पोजीशन के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस और है। 90 वाले पोजीशन से 30 वाले, ये 0 है, ये 30 है, ये 90 है, तो 30 और 90 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो 90 डिग्री आगे गए और 60 डिग्री पीछे आए, तो टोटल कितना फेज चलना पड़ा? तो आपने कहा टोटल फेज डिफरेंस हुआ बच्चों 90 + 60 यानी कि 150 डिग्री। चलिए एक दो क्वेश्चंस और पूछता हूं, लेकिन पहले आप इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन भी सुनो। एक दूसरा सवाल भी इसमें है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल इसमें क्या है, फाइंड टाइम टेकन बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। फेज डिफरेंस एंड टाइम टेकन, मतलब कि अगर कोई गाड़ी पोजीशन 1 से चलते चलते पोजीशन 2 पे पहुंचेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम भी बताओ। हमको क्या याद रखना है कि टाइम पीरियड टी में ये जो फेज चलता है वो 360 डिग्री चलता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि टाइम पीरियड टी पूरे ऑसिलेशन का टाइम होता है, यानी यहां से 90 गए, 90 वापस, 90 गए, 90 वापस, 360 हो गया।
पूरे ऑसिलेशन का टाइम t है और उसका टाइम 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो यूनिटरी मेथड से यूनिफॉर्मली चेंज होता है, तो हम लगा सकते हैं कैसे, 360 डिग्री फेज बदलने का टाइम पीरियड t है, तो यूनिट टाइम का हो गया, यूनिट डिग्री का हो गया t बाय 360। तो 150 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है उसको चलने के लिए टाइम लगेगा t बाय 360 इंटू 150। 30 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर 5t बाय 12। ये कुछ समझ में आया क्या? यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। फिर से सुनो, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं वो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का टाइम होता है, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 360 डिग्री का फेज बदल जाता है, तभी तो साइन थीटा अपने आप को रिपीट करेगा, 360 के बाद रिपीट करता है। तो पूरे एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो t है, और उस टाइम में 360 डिग्री का फेज बदलता है। तो 360 बदलने का टाइम t, तो यहां पे जो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जाने में कितना एंगल बदल गया? आप कहेंगे जी 90 गए, फिर 60 और गए, 90 तक किनारे गए, फिर 60 का पेट्रोल और खर्च किया, 150 डिग्री बदल गया। तो 150 डिग्री के करस्पॉन्डिंग टाइम कैसे निकालेंगे? आप कह रहे हैं सर यूनिफॉर्मली चेंज होता है। देखो बच्चों याद रखिएगा, यहां पे पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा, लेकिन पार्टिकल का फेज कांस्टेंट रेट से बदल रहा है। फेज को बदलने का रेट है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला रूट के बाय एम कांस्टेंट है। यानी अगर मैं कहता हूं कि 2 सेकंड में 30 डिग्री का फेज बदल गया, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना फेज बदलेगा? आप कहोगे पहले 2 सेकंड में अगर 30 डिग्री बदल गया तो नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 30 डिग्री बदलेगा, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 30 डिग्री बदलेगा, लेकिन हर बार पार्टिकल बराबर बराबर नहीं चलेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल कहां पे तेज चलता, आप कहेंगे मीन पोजीशन के आसपास पार्टिकल बड़ा तेज चलता है, यहां पे स्पीड ज्यादा होती है, जैसे जैसे आगे जाता है स्पीड कम होती जाती है, यहां वेलोसिटी जीरो। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये रास्ता तेजी से कवर हो रहा है, आगे का रास्ता स्लोली कवर हो रहा है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पार्टिकल का फेज कवर्ड कांस्टेंट रेट से हो। ठीक है, सवाल देखिए, अभी सवालों के लेवल इंक्रीज करेंगे, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। सर बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लल्लू है, ऐसा नहीं होना है। एक्साइटेड नहीं हो, अभी मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तब फिर आप लोगों को कभी ना कभी दिक्कत आएगी। लेकिन आप आंख बंद करके अपने आप से सोचना, क्या अलग अलग पोजीशन के करस्पॉन्डिंग मेरे दिमाग में एंगल बैठ गए? क्या ये एंगल आंखें बंद करके आपको दिख रहे हैं? मुझे तो दिखते हैं। मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आंखें बंद करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, उसके बीचों बीच x = 0 + a - a भी दिखता है, और जहां पे 0 है वहां पे 0 डिग्री दिखता है। थोड़ा आगे a/2 पे जाते हैं तो 30 दिखता है, a/√2 पे 45 डिग्री दिख रहा है, √3a/2 पे 60 डिग्री दिख रहा है, और a पर पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री दिख रहा है। ऐसे ही नंबर इधर भी दिख रहे हैं, और सारे ये 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर मैंने याद कर लिया। 30, 45, 60, 90, 30, 45, 60, 90, ये पोजीशन करस्पॉन्डिंग मैंने एंगल याद कर लिया। सवाल पढ़ो। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम 0 to a/2। 0 पे कितना फेज है बच्चों? डायरेक्टली जाना है, डायरेक्टली। कोई कहेगा सर हमें कैसे पता कि 0 से a/2 घूम के आ रहा है या सीधा गया? बोल रहा ना, डायरेक्टली, यानी बस डायरेक्शन यू टर्न नहीं लेना है, डायरेक्टली। तो 0 से a/2, बोलो बच्चों, 0 से a/2 कितना फेज बदला? 0 से a/2 तुमने कहा 30 डिग्री, यानी चेंज हुआ 30 डिग्री। तो हमने पहले सवाल का टाइम निकाला, तो टाइम का आंसर आया t/360 इंटू थीटा यानी 30, t/360 इंटू 30 डिग्रीज में लिख रहे हैं, वरना 2 पाई से डिवाइड कर दे, टंग टंग 12। आंसर आया t/12। करेक्ट है क्या? चलिए, अब लिखा 0 से a/√2, डायरेक्टली जाना, 0 से a/√2, 0 मतलब 0, a/√2 मतलब 45। तो हमारा जो चेंज हुआ फेज वो थीटा हुआ 45। आंसर आया t2 = c/360 डिग्री इंटू 45 डिग्री। आंसर आया t/8। नमस्कार। सी पार्ट, a से a/2, a मतलब 90,
a/2 मतलब 30, डिफरेंस आया 60 डिग्री, आंसर आया T3 इक्वल टू T/360 इंटू 60 डिग्री, आंसर आया T/6 T3। नमस्कार, एक सेकेंड में आंसर किसी को दे देना है सवाल, इक्वेशन में लगाता रहेगा वैल्यू, 3 दिन के बाद निकालेगा आंसर ये। अगर उसने गाड़ी नहीं चलाई, अगर उसने गाड़ी नहीं चलाई 3 दिन बाद आंसर आएगा उसका। ठीक है, जरा चेक करते हैं। लिखा हुआ है अलोंग हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन is the displacement of harmonic oscillating particle equal to 1/2 of the amplitude if the particle starts from rest। ये बताओ पार्टिकल रेस्ट पे कहां पे होता है, किस जगह पे होता है? यहां पे ऐसे चेक करता हूं मैं, ये x इक्वल टू 0 वाला पोजीशन है, ये प्लस a है, यहां माइनस a है। इन तीनों में से पार्टिकल रेस्ट पे किस पोजीशन पे होता है? नेक्स्ट कहां पे होता है, रेस्ट पे कहां पे होता है? ये पार्टिकल माइनस ए पे है, यहां प्लस ए पे है, या 0 पे? किस जगह पर वेलोसिटी 0 होती है? आप कहेंगे या तो प्लस ए पे 0 होती है या माइनस ए पे। हमने कोई एक ले लिया, बोल रहे ना पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमने मान लिया पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन ये है। फिर बोल रहा है पार्टिकल इक्वल टू 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड चले, यानी a/2 चले। यहां से अगर a/2 चल के जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? आप कहेंगे यार यहां से a/2 चलोगे तो a/2 पहुंच जाओगे। अगर यहां पे वो इनिशियली है और 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड यानी a/2 चल के गया तो कहां पे है? वो a/2 की जगह पे। यहां से a/2 चलोगे तो मीन पोजीशन से भी तो a/2 ही रहोगे, ये पोजीशन 2 हो गया। ये कितना एंगल होता है? आपने बोला ये 30 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना एंगल हुआ? 60। टाइम आया T/360 इंटू 60। T की जगह लिखा 24 सेकेंड्स अपॉन 6, आंसर आया 4 सेकेंड्स। ये रहा हमारा ऑप्शन। नाइन्टी वाले पोजीशन से 30 वाले पोजीशन पे आ गए, 90 से 30 आएंगे तो 60 डिग्री का फेज बदल जाएगा। फेज बदलते ही हम आंसर T/6 लिख देंगे। ये अब होमवर्क के लिए सवाल छोड़ दे रहा हूं, आप खुद करना। एक सवाल और कर लेते हैं। लिखा है इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज x इक्वल टू 10 sin 10 पाई टी। अगर इससे मैं ओमेगा का वैल्यू पूछूं तो आप 10 पाई बोल देंगे। अगर मैं टाइम पीरियड का वैल्यू पूछूं तो आप 2 पाई बाई ओमेगा लिख के 2 पाई अपॉन 10 पाई लिख देंगे। कैंसिल करेंगे तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। अच्छा, डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर स्पीड इज, ओमेगा ही बहुत था इसमें, स्पीड इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह लिखा 50 पाई, ओमेगा की जगह लिखा 10 पाई, अंडर रूट ऑफ ए की जगह लिखा 10 क्योंकि एम्पलीट्यूड यहां पे 10 दिया है, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 10 पाई और ये कैंसिल कर दिया, यहां आ गया 5, तो आया 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया था तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 75, तो एक्स का वैल्यू आया प्लस माइनस 5√3। इसका मतलब है पार्टिकल का वेलोसिटी x इक्वल टू 5√3 पर भी 50 पाई है और x इक्वल टू माइनस 5√3 पर भी 50 पाई है। तो बोल रहा है कि इन दोनों पोजीशन के बीच में कितना गैप है?
तो गैप हो गया, ये दोनों को ऐड कर देंगे यानी 10√3। सेपरेशन इज 10√3 सेंटीमीटर। 10√3 सेंटीमीटर का आंसर 17.32 सेंटीमीटर आना चाहिए। चलिए, टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ए टू बी, ये होमवर्क है आप करना। ये सवाल भी ऐसे ही है। अब देखो, मैंने आपको अभी तक दो चीजें बताई। एक तो किसी भी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग फेज आप गेस कर सकते हैं, दो पोजीशन के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, दो पोजीशन के बीच में आप टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, उसको गाड़ी चलाओ मेथड से सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक गाड़ी चलाओ मेथड से बता रहा हूं। पहले एक पहला पॉइंट याद रखना है, रिमेंबर अ रेफरेंस इक्वेशन x इक्वल टू a sin omega t for a particle at x equal to 0 at t equal to 0 moving towards यहां थोड़ा सा मामला हैवी है, आराम आराम से सीखना, घबराना नहीं है। ठीक है, भरोसा रखना मेरे पे, मैं सब आपको सिखा के ही भेजूंगा आज। मूविंग टूवर्ड्स x इक्वल टू प्लस ए। फिर से समझो, किसी भी सवाल में बोल रहा है कि मैंने एक पार्टिकल दिया, उसका इक्वेशन लिखो, तो तुम कहोगे तुमने क्या पार्टिकल दिया, उसका क्या इक्वेशन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक ऐसे स्पेशल पार्टिकल का इक्वेशन पता है जो मीन पोजीशन से प्लस ए की तरफ जा रहा था, लेकिन शुरुआत में वो किस पोजीशन पे था, t इक्वल टू 0 पे, वो x इक्वल टू 0 पे था। मान लो आपको यह पूछा जाए इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या है, तो आपको ये इक्वेशन बोलनी है, ये याद रखना है। अब सर ये कैसे इसका इक्वेशन आया, जरा ध्यान दो। अगर मैं इस इक्वेशन में t की जगह 0 डाल दूं, t की जगह 0 डालूं, तो ये एंगल 0 हो जाएगा, तो x a sin 0, sin 0 होता है 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, ये हमारी रेफरेंस गाड़ी है। सोचो कि मेरा घर यहां पे है, मेरा घर यहां है, तो मेरा घर का जो कार निकलेगी वो किस पोजीशन से निकलेगी, x इक्वल टू 0 से। t इक्वल टू 0 पे जब मैं कार निकालूंगा तो किस जगह से निकलेगी, x इक्वल टू 0 से। लेकिन बाकी लोगों का घर, किसी का यहां पीछे है, किसी का आगे है, तो मेरा पड़ोसी जब कार निकालेगा तो क्या उसकी कार भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी? नहीं भाई, उसका घर अगर x इक्वल टू 10 मीटर पे है, मेरा घर x इक्वल टू 0 पे, मैं कार निकालता हूं तो कार t इक्वल टू 0 पे जब मैं बाहर निकालता हूं तो यहां पे मेरे गाड़ी का गराज है, तो मेरी गाड़ी हमेशा x इक्वल टू 0 से निकलेगी। मेरी गाड़ी का इक्वेशन यह है। अगर मेरी गाड़ी का इक्वेशन यह है तो क्या मेरे पड़ोस वाली गाड़ी का भी यही इक्वेशन होगा, वो भी t इक्वल टू 0 पे निकल रही। देखो, हम सब लोग 9 बजे ऑफिस जाने के लिए अपनी अपनी गराज से गाड़ी निकाल रहे हैं, सब लोग ठीक 9 बजे निकाल रहे हैं, तो सबके लिए t इक्वल टू 0 एक ही टाइम हो गया, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब जब गाड़ी हमने गराज से बाहर निकाली। लेकिन मेरी गाड़ी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, किसी की प्लस a/2 से स्टार्ट होगी, किसी की माइनस a/2 से स्टार्ट होगी, किसी की -√3 a/2 पे होगी, किसी का ऑफिस लेफ्ट में होगा, किसी का ऑफिस राइट में होगा, तो कोई इनिशियल पॉइंट राइट से स्टार्ट करेगा, थोड़ा आगे से स्टार्ट करेगा। तो सबकी पोजीशंस अलग अलग हो सकती हैं। इस फोटो को देखो ध्यान से, इस डायग्राम में t इक्वल टू 0 पे कार कहां बना रखी है, -√3 a/2 पे, और कार चल किधर रही है, लेफ्ट में, मतलब उसका ऑफिस लेफ्ट में होगा। आपको इस फोटो और इस फोटो में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको इस डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, आपको किसी भी और डायग्राम, अड़ोसी पड़ोसी के कार का इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन अपना इक्वेशन आपको क्या याद रखना, a sin ओमेगा t। ये इक्वेशन आपको अभी आज याद करना है कि अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पे हो और प्लस a की तरफ जा रहा हो, तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आप सोचो
कि किसी भी दूसरे तुम्हारे दोस्त की कार का इक्वेशन पूछा जाए तो यह बताना कि अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त के घर तुम्हारे दोस्त की कार जैसा चलना पड़े तो तुम्हें कितना एंगल चलना पड़ेगा, कितना फेस चलना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने दोस्त की जगह पर पहुंचोगे, उतना ही फेस तुम अपनी इक्वेशन में ऐड कर दो। नहीं समझ पाए? मतलब अभी तक तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, तो अभी कैसे नहीं समझ गए? देखो, मैंने बोला अगर कोई कहता है कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे दिख रहा था और प्लस a की तरफ, अरे 0 पे है तो यार तो राइट में जा रहा होगा या लेफ्ट में, ऐसा पार्टिकल दिख रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ। तो इसकी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, इसकी इक्वेशन याद कर लेना है। क्या है? x इक्वल टू a साइन ओमेगा। इसकी तो इक्वेशन याद कर ले, इसकी पर्टिकुलरली याद कर लेना। लेकिन क्या सर ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इक्वेशन ऐसी आएगी? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें t इज इक्वल टू 0 डालो तो एंगल 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 आएगा, t इक्वल टू 0 डाले पे x इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन का हमको क्रियाक्रम पता है और ये याद हो गई है। लेकिन क्या दुनिया की सारी गाड़ियां x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होंगी? नहीं साहब, किसी का घर आगे है तो वो आगे से स्टार्ट करेगा, किसी का ऑफिस पीछे है तो स्टार्ट आगे से करेगा लेकिन पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो हम दूसरे कार्स का, दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, दूसरे पार्टिकल्स का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है? मूव योर रेफरेंस पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू the position of given particle and calculate phase difference। इसको जरा लिखो। आप अपनी गाड़ी को तब तक चलाइए जब तक तुम्हारे दोस्त की गाड़ी के सामने वो ना पहुंच जाए, और वैसे ही चलना स्टार्ट कर दे जैसे तुम्हारी दोस्त की गाड़ी चल रही थी। तो जब ऐसा करने के बाद तुम्हें फेज कैलकुलेट होगा, अपनी इक्वेशन में उतना फेज ऐड कर देना। मैं आपको यही वाला सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान की जरूरत पड़ेगी अब आपको। यहां जो सवाल दिया है उसमें पार्टिकल जो पूछा गया है वो ऐसा वाला है। कहां पे है? -√3a/2 पे है और लेफ्ट की तरफ चल रहा है t इक्वल टू 0। हमको क्या पता है कि ये हमारा रेफरेंस पार्टिकल है, रेफरेंस पार्टिकल, और ये पार्टिकल प्लस a की तरफ जाता है 0 से, और हमें इक्वेशन इसकी पूछी है। हम किसको चलाएंगे? मूव योर रेफरेंस पार्टिकल। इसको चलाओ और इसकी तरह चलाना, इसकी तरह बन जाए। तो तुम कहोगे यार मेरा पार्टिकल तो राइट में जा रहा है, इसकी तरह कैसे बनेगा? मैं कह रहा हूं आपको गाड़ी चलानी है, आप यू टर्न मार के टक 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 यहां पे आइए। तो आप कहेंगे अच्छा ये तो मामला समझ में आ गया कि अगर मैं राइट में चल रहा हूं और दूसरा पार्टिकल जिसका इक्वेशन है वो लेफ्ट में चल रहा है, तो मैं अचानक लेफ्ट में तो नहीं चल सकता, लेकिन यहां से आगे जाके यू टर्न मार के यहां आ सकता हूं। तो हम कहेंगे 90 डिग्री आगे गए, 90 डिग्री वापस आए, और ये पोजीशन √3a/2 की है, तो इसका फेज 60 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री आगे गए, 90 डिग्री आए और फिर 60 डिग्री और आए, यानी टोटल फेज डिफरेंस इज 90 प्लस 60, यानी कि हो गया 240। तो हमारी रेफरेंस इक्वेशन को 240 डिग्री चलाने के बाद तुम गिवन पार्टिकल जैसे दिख रहे हो। रेफरेंस इक्वेशन को, रेफरेंस पार्टिकल को 240 चलाने के बाद ऐसे दिख रहे हो, यानी कि ये वाला पार्टिकल हमारे रेफरेंस वाले से ऑलरेडी 240 फेज आगे चल रहा है। तो आप इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ना उसमें कितना और ऐड कर दो, जितना फेज चलाया उतना ऐड कर, कितना फेज चलाया उतना ऐड कर दीजिए, कितना फेज चलाया 240, जितना चलाया उतना ऐड कर दीजिए। ये सवाल में अगर जवाब आ गया, ग्रुप में भेज दूंगा, अभी नोट्स कंप्लीट जरूर करना भाई।
जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जिनके अपने नोट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो पीडीएफ खेल रहे हैं उनका नहीं होगा। ये मैं अभी बता दूं, अभी नहीं बनाए नोट्स तो आज से बनाना स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। 240 x इक्वल टू, देखो फिर मैं अब आपको दूसरा इक्वेशन समझा रहा हूं, शायद कोई समझेगा। या तो 240 से आंसर आएगा या फिर उसमें 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी साइन फंक्शन में 360 डिग्री ऐड कर दो या 360 डिग्री माइनस कर दो तो भी वही आंसर आता है जो पहले आता है। तो अगर मैंने 360 प्लस कर दिया तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो अदर ऑप्शंस कैन बी ए साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ये कैसे आए समझ गए? इसमें 360 माइनस किया, माइनस 120। √3a/2 का जो फेज होता है वो 60 डिग्री होता है और x इक्वल टू 0 का 0 होता है। अरे लल्ला, सूर्या रस्तोगी क्या पूछ लिए हो? अभी अभी तो मैंने लाइन याद कराई, a/2 पे 30, a/√2 पे 45, √3a/2 पे 60, a पे 90। सूर्या रस्तोगी अभी भी वही सवाल पूछ रहे हैं, एकदम खो गए हैं। क्या पूछ रहे हैं कि सर ये √3a/2 पे 60 डिग्री क्यों लिख दिया आपने? हम तो कहते हैं √3a/2 पे 90 डिग्री लिख दो। देखो आपको ये गाड़ी चलानी है, ये चला के इस जैसी बनानी है, तो तब तक चलाओ जब तक बन रही है। बट अगर ये 240 डिग्री का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो उसमें 360 माइनस करके चेक करो, 360 प्लस करके चेक करो, दूसरे फेज आ जाएंगे। होमवर्क है, जरा सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एनर्जी की बातें करेंगे। सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंटेशन एंड एनर्जी। बाय बाय।